सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण आर, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, थर्मोरेसिस्टर ये है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। थर्मोरेसिस्टर व्याख्या में दे रखा है, थर्मोरेसिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है जो तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लिसरॉल। व्याख्या में दे रखा है, ग्लिसरॉल का उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक होता है जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है जो एक विस्फोटक पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 75 दे रखा है, निम्न में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल फास्फोरस। व्याख्या दे रखी है, लाल फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का प्रयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त माचिस के निर्माण में रेड लेड, पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 76, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, घटपर्णी, परजीवी आवृत्तबीजी। बाकी सारे सुमेलित हैं। यीस्ट किण्वन, कैसीन, दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा आवृत्तबीजी। व्याख्या में देखते हैं, यीस्ट किण्वन से प्राप्त किया जाता है जबकि कैसीन दुग्ध प्रोटीन और एलोवेरा आवृत्तबीजी पादप होता है। घटपर्णी या नेफेंथीस प्रायः नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु कीटों का भक्षण करने वाला पादप होता है। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 77, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन ए है, कैस्कुटा को अमरबेल बोलते हैं। कैस्कुटा परजीवी आवृत्तबीजी का एक उदाहरण है। कारण आर, यह पोषी पौधों को पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। ये गलत दे रखा है, पत्तियों से भोजन नहीं प्राप्त करता है बल्कि तने से प्राप्त करता है। व्याख्या में आते हैं, देखते हैं। आंसर में है इसमें ए सही है और आर गलत है। व्याख्या में है, कैस्कुटा यानी अमरबेल परजीवी आवृत्तबीजी का एक उदाहरण है। सही है, यह पोषक पौधों के तने से भोज्य पदार्थ व खनिज लवण प्राप्त करता है, ना कि पत्तियों से। क्वेश्चन नंबर 78 दे रखा है, करनाल बंट रोग है, ये गेहूं में होता है। करनाल बंट रोग गेहूं में होता है। करनाल बंट रोग गेहूं फसल का है। करनाल बंट गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला एक फफूंद जनित रोग है। इसे गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। गेहूं का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? करनाल बंट रोग को। करनाल बंट बीज या मिट्टी में पैदा होने वाले कवक टिलेशिया इंडिका के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 79 दे रखा है, कौन सुमेलित नहीं है? ये बताना है। इसमें उत्तर गलत दे रखा था, गलत क्या दे ही नहीं रखा था, सारे सुमेलित हैं, यानी नाइट्रोजन कहेंगे इसको, वृद्धि और विकास के लिए पौधों के, फास्फोरस जड़ का विकास, पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने का एवं बंद होने का नियंत्रण, बोरान होता है रोग प्रतिरोधकता। व्याख्या में दे रखा है, पादप पोषक तत्व और उनके कार्य चारों विकल्प में सुमेलित हैं, अर्थात नाइट्रोजन का संबंध पौधों के वृद्धि एवं विकास से, फास्फोरस का संबंध जड़ के विकास से, पोटेशियम का संबंध स्टोमेटा के नियंत्रण से, जबकि बोरान का संबंध पादप रोग प्रतिरोधकता से है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 80 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, आनुवांशिक रोग क्षय रोग। ये नहीं है क्योंकि आनुवांशिक रोग ये नहीं है। आनुवांशिक रोग आपका अभी आगे आएगा, देखते हैं। व्याख्या बाकी सारे तो सुमेलित हैं। स्वप्रतिरक्षित रोग यानी संधिवात संधिशोध,
पामा रोग, चिंचड़ी, मानसिक रोग, मानोविदलता। व्याख्या दे रखी है, तपेदिक अथवा क्षय रोग विषाणु जनित संक्रामक रोग होता है, ना कि आनुवांशिक रोग। इस प्रकार विकल्प भी सुमेलित नहीं है। उल्लेखनीय है कि आनुवांशिक रोग उसे कहा जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचलित होता है या संचारित होता है, जैसे कि आपका वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये आनुवांशिक रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 81 यानी 81 दे रखा है, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है जंभिका दंत के। सांप के जहरीले विषदंत जंभिका दंत के रूपांतरित रूप होते हैं, जो कि ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 दे रखा है, मच्छरों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो केवल मादा रक्त चूसती है, सही है, और नर रक्त नहीं चूसते हैं, बल्कि ये फूलों से अपना पोषण करते हैं। मादा पौधों का रक्त चूसती है, ये गलत है, ये सही है। केवल मादा रक्त चूसती है, सही है। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि मादा के डैने बड़े होते हैं, ना कि नर के। और अगला दे रखा है, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, हाँ ये सही है। तो कथन सही होगा इसमें आपका 2 और 5। व्याख्या में आइए, नर की अपेक्षा मादा मच्छर के डैने बड़े होते हैं और केवल मादा मच्छर ही रक्त चूसती है, जबकि नर मच्छर अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 दे रखा है, इसमें सुमेलित करना है, हड्डियों में उपस्थित होती है कैल्शियम फास्फेट की, सिरका में उपस्थित होता है एसिटिक एसिड, दूध खट्टा होता है लैक्टिक एसिड के कारण, फलों का पकना होता है एथिलीन के कारण। ये देखिए यहाँ पे व्याख्या रिवीजन करते हैं एक बार। हड्डियों में उपस्थित यौगिक है कैल्शियम फास्फेट, सिरका में उपस्थित अम्ल है एसिटिक एसिड, दूध का खट्टा होना है लैक्टिक एसिड, फलों का पकना एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 84 दे रखा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए रतौंधी, सही है। विटामिन B3 पेलाग्रा, ये भी सही है। फोलिक एसिड रक्त अल्पता, ये भी सही है। विटामिन डी वर्णांधता नहीं है, विटामिन ए से होता है। देखते हैं यहाँ पे व्याख्या में, विटामिन ए रतौंधी, B3 विटामिन पेलाग्रा, विटामिन डी सूखा रोग होता है, फोलिक एसिड रक्त अल्पता। आगे आते हैं, वर्णांधता। यहाँ पे वर्णांधता की सही दे रखा है। वर्णांधता एक लिंग संलग्न वंशानुगत रोग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला आनुवांशिक रोग है वर्णांधता। क्वेश्चन नंबर 85 दे रखा है, सितंबर 2016 में निम्न में से किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा घोषित किया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका को। श्रीलंका को 5 सितंबर 2016 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि मालदीव के पश्चात मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला श्रीलंका दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश है। वर्ष 2019 में अफ्रीकी देश अल्जीरिया, दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना को मच्छरों से होने वाली बीमारी मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया है। ये लास्ट में याद रखना कौन कौन से, अल्जीरिया है अफ्रीकी देश, और एक दक्षिणी अमेरिकी देश है अर्जेंटीना को। क्वेश्चन नंबर 86 दे रखा है, बर्ड फ्लू का कारक है H5N1। व्याख्या में पढ़ते हैं एक बार। बर्ड फ्लू एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः मुर्गियों को प्रभावित करता है। H5N1 वायरस जनित यह रोग, ये याद रखना, ये वायरस जनित यह रोग मनुष्यों में मुर्गियों के माध्यम से अथवा संक्रमित व्यक्तियों के माध्यम से संचारित होता है। टैमी फ्लू इस व्याधि हेतु महत्वपूर्ण औषधि है। टैमी फ्लू इस व्याधि हेतु महत्वपूर्ण औषधि है, टैमी फ्लू। अगला क्वेश्चन नंबर 87 दे रखा है, अगस्त 2016 में चीन ने मिशियम उपनाम से एक प्रणाली विकसित की, जो आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है। एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है। व्याख्या में दे रखा है, विश्व के पहले क्वांटम संचार उपग्रह मिशियम का प्रक्षेपण चीन द्वारा 16 अगस्त 2016 को किया गया। उल्लेखनीय है कि मिशियम 5वीं सदी ईसा पूर्व के चीनी दार्शनिक एवं वैज्ञानिक थे, जिनके नाम पर इस उपग्रह का नामकरण किया गया। ये क्वेश्चन इतने पुराने हैं, पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 दे रखा है, नाभिकीय संलयन रिएक्टर
के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो सही होगा ये भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नहीं, ये नाभिकीय विखंडन की यहाँ पे दे रखी है सूचना, यानी नाभिकीय विखंडन इस प्रकार कार्य करता है, ना कि नाभिकीय संलयन। बाकी ये देखिए, साधारणतया इनको टोकमाक डिज़ाइन होती है, साधारणतया उनकी डिज़ाइन टोकमाक होती है, यानी जो एक मशीन प्रयोग होती है उसका डिज़ाइन टोकमाक, ये सही है। वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, ये भी सही है। इसमें क्या होता है कि दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। व्याख्या दे रखा है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया दो हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं को नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं, क्योंकि ये अभिक्रियाएं बहुत ऊंचे ताप पर होती हैं। टोकामैक एक प्रायोगिक मशीन है जिसे फ्यूजन की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 दे रखा है, सोलर इम्पल्सन 2 विमान ने जुलाई 2016 में अपनी विश्व भ्रमण यात्रा किस स्थान पर पूर्ण की? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, अबू धाबी में। सोलर इम्पल्स 2 26 जुलाई 2016 में अपनी विश्व भ्रमण यात्रा संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी अबू धाबी में पूर्ण की। उल्लेखनीय है कि इस विमान की यात्रा 9 मार्च 2015 को अबू धाबी से ही प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 90 दे रखा है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रमानुसार लगाना तो ये बहुत ईजी है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये कि पहला देखिए, सारे एक तो पहला ऑप्शन सबका अलग अलग दे रखा है। पहला यानी ये 1 3 4 2, यानी आपको अगर एक मालूम हो तो आपके सारे सही हो जाएंगे। आपको मालूम है जिम कॉर्बेट सबसे पहला था 1936, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, बस आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं। ये देख लीजिए, जिम कॉर्बेट 1936, कान्हा 1955, काजीरंगा 1974, साइलेंट वैली 1980। क्वेश्चन नंबर 91 दे रखा है, पारिस्थितिक पदचाप के माप की इकाई है? आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमंडलीय हेक्टेयर। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदचाप कहते हैं। यह पदचाप पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है जिसकी इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 92 दे रखा है, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। अंसी आपका कर्नाटक में स्थित है, बेटला आपका झारखंड में, और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र में है। बाकी देख लीजिए एक बार फिर से, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, इंद्रावती छत्तीसगढ़, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य, सिंपलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ये आपका उड़ीसा में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, नोकरेक मेघालय में है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। सिंपलीपाल उड़ीसा में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 94 दे रखा है, भितरकनिका गरान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ये वंशधारा और सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। नहीं, ये ब्राह्मणी और वैतरणी नदी के डेल्टा में स्थित है। और अगला दे रखा है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये भी गलत है क्योंकि ये उड़ीसा में स्थित है। व्याख्या में आइए देखते हैं सही। भितरकनिका गरान उड़ीसा में ये देखिए ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों के मध्य महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों के मध्य महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार प्रश्न में उल्लिखित दोनों कथन असत्य हैं क्योंकि ये उड़ीसा में है। यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। गहिरमाथा तट उड़ीसा में स्थित है। यहाँ भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क में खारे पानी के मगरमच्छ ओलिव रिडले पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 दे रखा है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्न किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, काजीरंगा खंगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, कांचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या में आइए, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में इस्तांबुल सम्मेलन में सिक्किम के कंचनजंगा नेशनल पार्क को, बिहार के नालंदा महाविहार और चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। वर्तमान समय में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या
38 हो गई है, 38वां है पिंक सिटी जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। क्वेश्चन नंबर 96 दे रखा है, 2016 में संपोषणी विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान है 110 2016 में। ये नहीं पूछा जाएगा हालांकि, लेकिन व्याख्या में आइए उसमें मिल जाएगा कुछ ना कुछ। 20 जुलाई 2016 को जारी किए गए संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का 48.4 स्कोर के साथ 110वां स्थान है। नीति आयोग ने 30 दिसंबर 2019 को सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के दूसरे संस्करण की रिपोर्ट जारी की, जिसमें लगातार केरल दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सतत विकास लक्ष्य में कौन भारत के राज्य में, ये देखिए एक मिनट, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के दूसरे संस्करण की रिपोर्ट जारी की है 2019 में, जिसमें केरल लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा। अगला देखिए दे रखा है क्वेश्चन नंबर 97, जुलाई 2016 तक यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल अधिसूचित किए हैं? तो आंसर होगा सी यानी 35। 2016 तक का है, अभी देखिए डाटा चेंज होता है, डाटा चेंज भी है, व्याख्या में आइए। जुलाई 2016 तक यूनेस्को ने भारत में कुल 35 विश्व धरोहर स्थल अधिसूचित किए हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति के इस्तांबुल तुर्की में 40वें सत्र 10 से 17 जुलाई 2019 के दौरान 3 नए भारतीय स्थलों नालंदा महाविहार, कैपिटल गार्डन, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में यूनेस्को की सूची में कुल 48 भारतीय स्थलों परिसंपत्तियों में 30 सांस्कृतिक वर्ग में आते हैं, 30 जो हैं आपके सांस्कृतिक वर्ग में आते हैं, 7 जो है प्राकृतिक वर्ग में आते हैं, 30 आपके सांस्कृतिक वर्ग में, 7 प्राकृतिक वर्ग में, 1 मिश्रित वर्ग की श्रेणी में आता है। वर्तमान समय में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 38 हो गई है। 38वां आपका स्थल है पिंक सिटी जयपुर। ओके, थैंक यू।